वेलकम टू अवर चैनल। मैं कपिल कुमार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं NTA नेट JRF कॉमर्स सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि मैं 2500 प्लस क्वेश्चन कॉमर्स से रिलेटेड कराऊंगा अपनी वीडियो में हिंदी माध्यम से। ठीक है, जो लोग हिंदी माध्यम से नेट करना चाहते हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं और कई वर्षों से नेट की एग्ज़ाम देते आ रहे हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। कहने का मतलब तैयारी है, लेकिन रिवाइज करने के लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। एक तो 2500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूं, जो मैंने पहला वीडियो कल डाल चुका हूं। आज एक मैं प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला फिर से स्टार्ट कर रहा हूं और जो लोग खासकर जो लोग बिगिनर हैं ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो बात करते हैं। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे डील प्रैक्टिस सेट 1 में, और ये क्वेश्चन मिक्स्ड होंगे। सभी सब्जेक्ट, कहने का मतलब टॉपिक वाइज नहीं होंगे, ये एक मिक्स्ड जिस तरीके से पेपर आता है उस तरीके से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्या है आज का पहला क्वेश्चन, तो देखेंगे क्या है पहला क्वेश्चन। देखें, यह प्रैक्टिस सेट 1। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में क्या सम्मिलित नहीं है? सरकारी कर्मचारियों के विशिष्ट बोनस, ऐच्छिक सामाजिक बीमा के कुछ प्रारूप, जन स्वास्थ्य सेवाएं, पारिवारिक भत्ता। तो सामाजिक जो सुरक्षा है, सोशल सिक्योरिटी में सरकारी कर्मचारियों को जो बोनस मिलता है वो भी सोशल सिक्योरिटी में आता है। जन स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं, पारिवारिक भत्ता क्या नहीं है? ऐच्छिक सामाजिक बीमा के कुछ प्रारूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सहायता का लक्षण नहीं है। क्या है? पारस्परिक अंशदान पर आधारित होना, राज्य कोष या नियोक्ता पर निर्भर होना, मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित होना, जोखिम व अंशदान के मध्य संबंध न होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पारस्परिक अंशदान पर आधारित होना। अगला है, सांख्यिकी अनुसंधान में सामान्यतः निम्न प्रकार के समंकों का प्रयोग किया जाता है। ये आपको पता होगा कि सांख्यिकी जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, स्टैटिकल रिसर्च में कितने प्रकार के समंकों का प्रयोग किया जाता है? 2। एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कौन सा? डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजी बजटन पूंजी व्ययों के लिए विभिन्न विकल्पों के सृजन, मूल्यांकन, चयन व अनुगमन कार्यों की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? गिटमैन का ये कथन है। किसका कथन है? गिटमैन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूंजी बजटन की विधि है। पूंजी बजटन, कैपिटल बजट आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमको? अर्जेंसी मेथड, अपरिहार्यता विधि, प्रत्यय अवधि विधि और औसत प्रत्यय दर विधि। तो आपको पता है तीनों ही मेथड किसके हैं? कैपिटल बजट के हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ये सभी। ठीक है, अगला है, 1+i/n RV - NP × 100/1/2 RV + NP। सूत्र में RV का क्या मूल्य है? RV का मतलब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1+i/n RV की जगह आपने पढ़ा होगा MB, जिसे हम मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। ठीक है, NP का मतलब नेट प्रोसीड हो गया, I का मतलब इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे RV का मतलब पूछा है, अर्थात MB का मतलब हमसे पूछा है। तो MB की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी? MB की वैल्यू, MB परिपक्वता राशि, जिसे हम मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋण पत्र की जो लागत है, कर समायोजन हेतु क्या करते हैं? जब हमें कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल निकालते हैं और आफ्टर टैक्स निकालनी होती है तो किसका गुणा करते हैं? 1 - टैक्स रेट का गुणा करते हैं। किसका गुणा करेंगे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 1 - टैक्स रेट का गुणा करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संस्था की पूंजी 10 लाख तथा देय ब्याज 90,000 हो तो लुट्ज की उधार दर होगी। कहने का मतलब इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 90,000। इंटरेस्ट है हमारा 90,000। ठीक है,
आगे और कैपिटल कितनी है 10,000, तो 90,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9%। हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1009% ऋण पत्र, प्रत्येक का मूल्य 100 रुपये है, अभिगोपन कमीशन 1%, दलाली 5%, छपाई व अन्य व्यय 1,000 रुपये ऋण पत्र की लागत होगी। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पे समय नहीं दे रखा। कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल बराबर क्या होता है IP अपॉन NP इंटू 100, IP अपॉन NP इंटू 100। तो IP कितना हो गया 100 रुपये का 9% निकालेंगे तो 9 रुपये IP हो गया, और NP कितना होगा 100 रुपये फेस वैल्यू है 9, 1% ब्रोकरेज अंडर राइटर कमीशन है, 5% ब्रोकरेज है तो 5 और 1 6% निकालेंगे तो 6 हो गया। छपाई व अन्य व्यय अदर एक्सपेंस 1,000 रुपये हैं, कितने डिवेंचर पर 1,000 डिवेंचर पर, तो 1,000 डिवाइडेड बाई 1,000 तो 1 रुपये आ गया, 6 रुपये वो टोटल कितना हो गया 7, 100 में से 7 माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट शीट कितना होगा 93, 9 अपॉन 93 इंटू 100 कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, परिचालन उत्तोलक की गणना, ऑपरेटिंग लीवरेज। आपको पता है लीवरेज 3 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये सब किसके फॉर्मूले हैं कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे दिख रहा है S माइनस BC, तो क्या आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। एस में सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे कंट्रीब्यूशन, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये दे रखा है EBIT, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दत्तांश बट्टे कर, दत्तांश कर व ब्याज से पूर्व, कहने का मतलब दत्तांश क्या होता है वही कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं दत्तांश बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में दत्तांश बोलते हैं। कर व ब्याज से पूर्व अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्थात EBIT क्या हो गया हमारा यही हो गया। जो फॉर्मूला है फॉर्मूला किसका है आपने पढ़ा है परिचालन उत्तोलक, तो ये क्या होगा ऑपरेटिंग लिवरेज। अगला क्वेश्चन क्या है, परिचालन उत्तोलक की गणना का सूत्र नहीं है, तो देखेंगे चेंज इन EBIT अपॉन चेंज इन सेल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, चेंज इन प्रॉफिट है चेंज इन सेल। आपने पढ़ा होगा BP अगर पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला किसका हो जाता है चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल, PB रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है। किसका फॉर्मूला बन जाता है PB रेशियो। जब 2 ईयर का क्वेश्चन दिया हो तो वहाँ पे हम क्या निकालते हैं इस फॉर्मूले से, तो सूत्र नहीं है तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। CB किसका है CB ऑपरेटिंग लिवरेज का है, DB ऑपरेटिंग लिवरेज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए, सूची 1 सूची 2 क्या है, पूंजी संरचना किसी फर्म की स्थायी वित्त व्यवस्था होती है। ये किसने कहा था, पूंजी संरचना का आशय दीर्घकालीन वित्तीय साधनों के सम्मिश्रण से है। पूंजी संरचना का आशय पूंजी के स्वरूप या प्रकार को निश्चित करने से है। तो पूंजी संरचना किसी फर्म की स्थायी वित्तीय व्यवस्था होती है, ये किसने कहा था, ये कहा था बेस्टन एवं ब्राइगम ने। किसने कहा था, पहले का जो है सेकंड है, तो पहले का सेकंड देखेंगे 2 में मिल रहा है, पहले तो गलत हो गए, इसमें है और इसमें है। दूसरा है पूंजी संरचना का आशय दीर्घकालीन वित्तीय साधनों के सम्मिश्रण से है, तो ये कथन किसका है IM पांडे का है। तो कहने का मतलब दूसरे का तीसरा, तो दूसरे का तीसरा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ऋण पत्र व बॉन्ड निर्गमित करने चाहिए। देखिए वीडियो क्वालिटी अगर ब्लर लग रही हो तो अपनी फ़ोन की थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लें, देख जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। ऋण पत्र व बॉन्ड निर्गमित करने चाहिए, कब निर्गमित करने चाहिए ऋण पत्र व बॉन्ड, संस्था की भविष्य में आय निश्चित हो। ठीक है, कोई भी कंपनी अपने बॉन्ड तथा ऋण पत्र तभी निर्गमित करती है जब उसे पता होता है कि उसकी फ्यूचर में आय क्या है फिक्स है निश्चित है। ठीक है, तो संस्था की भविष्य में आय निश्चित एवं नियमित हो, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, संकीर्ण नियंत्रण विस्तार को प्राथमिकता देती है, संकीर्ण नियंत्रण विस्तार को प्राथमिकता देती है, क्या है इसका आंसर, इसका हाँ
संगठन का नवीन मॉडल संरचना, संगठन की ऐतिहासिक मॉडल संरचना, संगठन की अद्यतन मॉडल संरचना, संगठन की प्राचीन मॉडल संरचना। तो जो प्राचीन मॉडल संरचना थी उसमें संकीर्ण नियंत्रण विस्तार के बारे में प्राथमिकता दी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम पर्यवेक्षण पर बल देती है। न्यूनतम पर्यवेक्षण कौन सी संरचना बल देती है? नवीन मॉडल संरचना न्यूनतम पर्यवेक्षण पर बल देती है, नवीन मॉडल संरचना। आगे नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन मार्केटिंग मैनेजमेंट टैक्स एंड लॉ, पुस्तक के लेखक कौन है? इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मैनेजमेंट टैक्स एंड लॉ के जो लेखक हैं वो है आपके स्कॉट एवं वारसा, स्कॉट एंड वारसा। विपणन नियोजन किससे संबंधित है? मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग प्लानिंग किससे संबंधित है ये आपको पता है। किससे संबंधित है? वस्तु नीति, मूल्य नीति, संवर्धन नीति, तीनों हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। सांख्यिकी समंक कैसे होने चाहिए? सांख्यिकी समंक कैसे होने चाहिए? गुणात्मक, संख्यात्मक, धनात्मक या समरूप? तो इसका सही आंसर होगा समरूप होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? समरूप होने चाहिए। अगला है विपणन नियोजन के मुख्य क्षेत्र हैं। विपणन नियोजन के मुख्य क्षेत्र कितने हैं? 4। कितने क्षेत्र होते हैं इसके? 4। विपणन नियोजन के 4 क्षेत्र होते हैं। बहुवचन में सांख्यिकी का क्या अर्थ है? बहुवचन में सांख्यिकी को क्या कहा गया है? समंक। क्या कहा गया है? बहुवचन में सांख्यिकी को समंक कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीर्घकालीन नियोजन किया जाता है। दीर्घकालीन नियोजन किसके द्वारा किया जाता है? निम्न प्रबंधक द्वारा? बिल्कुल नहीं। उच्च प्रबंधक द्वारा? बिल्कुल सही है। मध्यम द्वारा? नहीं। विशिष्ट द्वारा? नहीं। किसके द्वारा किया जाता है? उच्च प्रबंधक वर्ग द्वारा। अगला है उपभोक्ता वस्तुओं का प्रकार नहीं है। उपभोक्ता वस्तुएं, देखिए वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। सामान्यतः वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन कौन सी? उपभोक्ता वस्तुएं और औद्योगिक वस्तुएं। तो उपभोक्ता वस्तुओं को में क्या क्या आता है? सुविधाजनक वस्तुएं उपभोक्ता के अंतर्गत आती हैं, सौदे की वस्तुएं भी उपभोक्ता के अंतर्गत आती हैं, विशिष्ट वस्तुएं भी उपभोक्ता के अंतर्गत आती हैं। क्या नहीं आता? उपकरण वस्तुएं उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आती। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? मैंने अभी बताया था कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सी? उपभोक्ता और औद्योगिक। वस्तुओं का सही वर्गीकरण है, ये भी देखिए क्वेश्चन मिल गया। वस्तुओं का सही वर्गीकरण क्या है? उपभोक्ता वस्तुएं और औद्योगिक वस्तुएं। अगला क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता वस्तुओं का प्रकार है। उपभोक्ता वस्तुओं में क्या क्या शामिल होती हैं? देखिए उपभोक्ता में अभी आपने पढ़ा ऊपर, उपभोक्ता वस्तुओं का प्रकार नहीं है, तो सौदे की वस्तुएं प्रकार है, सुविधाजनक वस्तुएं ये भी उपभोक्ता वस्तुओं का प्रकार है, विशिष्ट वस्तुएं भी उपभोक्ता वस्तुओं का प्रकार है। उपकरण किसके अंतर्गत आएंगी? औद्योगिक। तो यहाँ पूछा है हमसे उपभोक्ता वस्तुओं का प्रकार है, तो घड़ाई की वस्तुएं नहीं हो सकती, सौदे की वस्तुएं बिल्कुल हो सकती हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे एकाधिकार व प्रतिबंधात्मक व्यापारिक पद्धतियां अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये आपको पता ही होगा, 1970 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1970 में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन, विपणन माध्यम वह वितरण जाल है जिसके माध्यम से उत्पादक वस्तुओं को बाजार की ओर प्रवाहित करते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? स्टील, कॉन्डिफ एवं गोबोनी ने। किसने दी थी? स्टील, कॉन्डिफ एवं गोबोनी ने ये परिभाषा दी थी। अगला क्या है? ठीक है, आगे उत्पादक से उपभोक्ता तक की संस्थाओं का कोई क्रम जिसमें या तो एक या अधिक मध्यस्थ हैं वितरण माध्यम कहलाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है मैकार्थी का, विलियम मैकार्थी। आगे अगला है वितरण माध्यम का कार्य नहीं है। वितरण माध्यम का कार्य क्या नहीं है? वितरण जो माध्यम है उसका कौन सा कार्य नहीं है? तो निर्णयों को नियमबद्ध करना, वित्त प्रबंध करना, संवर्धन क्रियाएं करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर फ्रे के विपणन मिश्रण विभाजन के प्रथम भाग में सम्मिलित तत्व नहीं है। जो प्रोफेसर फ्रे के जो विपणन मिश्रण जो विभाजन है उसके प्रथम भाग में क्या शामिल नहीं है? कौन सा तत्व शामिल नहीं है? इसकी अगर हम बात करें 31 क्वेश्चन है,
तो क्या शामिल नहीं होना चाहिए? वस्तुएं शामिल हैं, सेवाएं शामिल हैं, क्या नहीं है? विज्ञापन उसमें शामिल नहीं है, एडवर्टाइजमेंट शामिल नहीं है। फिर के विवरण मिश्रण में द्वितीय भाग में क्या सम्मिलित सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित तत्व है। कौन सा तत्व सम्मिलित है? ये सभी उसमें क्या है? सम्मिलित हैं। ठीक है, वितरण वाहिका, व्यक्ति विक्रय, विक्रय संवर्धन, ये द्वितीय भाग में सम्मिलित हैं। आगे बात करते हैं अगला क्या है, देखेंगे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रित विपणन रणनीति में निर्माता। तो केंद्रित विपणन रणनीति क्या होती है? केंद्रित विपणन रणनीति वह रणनीति होती है जिसका भविष्य एक बाजार पर निर्भर करता है और बाजार के किसी एक हिस्से पर ही ध्यान रखा जाता है। इस रणनीति में क्या होता है? बाजार के किसी एक हिस्से को चिन्हित कर लिया जाता है, उसी पर फोकस किया जाता है और इसका जो भविष्य है वो भी किस पर निर्भर करता है? एक ही बाजार पर निर्भर करता है। तो क्या है? केंद्रीय विपणन रणनीति के निर्माता बाजार के सभी बाजारों पर ध्यान केंद्रित करता है? बिल्कुल नहीं। बाजार के किसी एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता है? बिल्कुल सही। राइट आंसर कौन सा होगा? बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय विपणन रणनीति में संस्था का भविष्य क्या होता है? एक बाजार पर निर्भर करता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग मॉडर्न मार्केटिंग, फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग जो पुस्तक के लेखक है स्टील, कॉन्डेफ और गोवानी तीनों हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। रूग्ड औद्योगिक कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ था? ये अधिनियम 1985 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय जूट नीति की जो घोषणा हुई थी 15 अप्रैल 2005 को हुई थी। आगे है 1992-93 विनिमय दर प्रबंध संबंधी कौन सी प्रणाली आरंभ थी? दोहरी प्रणाली उस समय आरंभ थी 92-93 के दौरान। दोहरी प्रणाली किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति को नियंत्रण कहते हैं। इसकी परिभाषा किसने दी है? तो ये नियंत्रण की जो परिभाषाएं हैं मैरी पार्कर फॉलेट के द्वारा दी गई है। आगे है किसी कंपनी का चालू अनुपात। चालू अनुपात क्या होता है? करेंट असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, तो पूंजीगत प्रभाव को दर्शाएगा। आगे नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण। नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? निष्पादन प्रमापों की स्थापना करना। क्या होता है? निष्पादन प्रमापों की स्थापना करना, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण होगा सुधारात्मक कार्यवाही करना। क्या हो जाएगा? सुधारात्मक कार्यवाही करना। आगे है संदेश वाहन, कम्युनिकेशन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, संपत्तियों एवं भावनाओं का विनिमय हो। किसका कथन है? ये जो कथन है न्यूमैन तथा समर का है। न्यूमैन तथा समर ने कहा था कि संदेश वाहन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों एवं संपत्तियों एवं भावनाओं का विनिमय है। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण का प्राचीन रूप। ये आपको पता ही होगा, एक मार्गीय संप्रेषण। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है एक ही स्तर के मध्य होने वाला संप्रेषण। एक ही स्तर मतलब सेम लेवल पर होने वाला जो संप्रेषण होता है उसको बोलते हैं इंट्रा स्केलर। तो क्या आंसर रहेगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा? करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रबंधकों व श्रमिकों के मध्य होने वाला, प्रबंधक उच्च वर्ग, श्रमिक निम्न वर्ग, तो सेम नहीं है, तो इसके बीच जो होने वाला संप्रेषण है वो क्या कहलाएगा? इंटर स्केलर। क्या कहलाएगा? इंटर स्केलर। आगे है प्रतिपुष्टि के लिए ग्राहक का होना आवश्यक है। प्रतिपुष्टि फीडबैक के लिए किसका होना आवश्यक है? फीडबैक के लिए ग्राहक का संतुष्ट होना आवश्यक है। ठीक है, जब तक ग्राहक संतुष्ट नहीं होगा वो कोई फीडबैक नहीं देगा। इसे कहते हैं ना फीडबैक, है ना। तो वही फीडबैक है, जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा कस्टमर तब तक वो फीडबैक नहीं देगा। आगे है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बात करते हैं संप्रेषण हो सकता है। संप्रेषण कैसे कैसे? मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अंगूरी लता संप्रेषण का अन्य नाम है। तो ये आपको पता ही होगा, ग्रेप बाइंड जो कम्युनिकेशन है उसका जो अदर नाम है आंतरिक संवहन, आंतरिक इंटरनल कम्युनिकेशन। समान स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के मध्य विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? समान स्तर पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्षैतिज
संप्रेषण। तो ये थे आज की प्रैक्टिस सेट के 50 क्वेश्चन, जो आपकी जो यूनिट पेपर सेकंड का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें अभी 1-2 यूनिट से जो क्वेश्चन हैं, जैसे आपका टैक्स प्लानिंग है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को शामिल नहीं किया गया है। आगे आने वाले टेस्ट प्रैक्टिस सेट में उनको भी हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं एक कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब देना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, 4P में क्या क्या शामिल होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। 4P में का क्या अर्थ है, कहने का मतलब 4P हैं जो, उनका क्या अर्थ है। ठीक है, तो आप मुझे इसका जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, डेली मैं आपको 50 क्वेश्चन इसी तरीके से कराऊंगा, और दूसरी सीरीज़ जो चली रही है 2500 प्लस क्वेश्चंस की, कंटिन्यूस आप तैयारी करते रहें, रेगुलर बेसिस नोट्स बनाते रहें साथ के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।